जय आरसीएम, जय किशोर साथियों, कैसे हैं आप सब? जय आरसीएम, जय किशोर। एक मिनट में सबको अनम्यूट करती हूँ। जय आरसीएम, जय किशोर मैम। तो आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, आज तो संडे है ना? तो संडे को आज आप सब अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं? देखिए, परिवार के साथ भी टाइम स्पेंड करना उतना ही जरूरी है ना, क्योंकि परिवार का अगर सपोर्ट नहीं होगा तो फिर क्या आज हम जो काम कर पा रहे हैं इतने आसानी के साथ कर सकते हैं? तो परिवार को भी थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। तो थोड़ा सा टाइम निकाले इस पूरे बिजी शेड्यूल में और अपने परिवार को भी टाइम दें, क्योंकि संडे बेसिकली एक फन डे होना चाहिए, फैमिली डे होना चाहिए, और उसको उसी तरीके से मनाना भी चाहिए। पूरा हफ्ता तुम काम करते ही है ना? तो थोड़ा सा टाइम फैमिली के नाम। और आज कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो कौन मेरे बिहाफ पे वो सवाल पूछना चाहेगा जो मैं हर रोज पूछती हूँ? महुआ देव जी, आपने पूछा था। ओके, बड़े कम वॉलंटियर्स हैं। सिंपल है सवाल पूछने आपको लोगों से। जी सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। तो आज संडे फंडे, जैसा ही आपने बोला, फैमिली के साथ फंडे भी होना चाहिए। और आज विशेष दिन है। आज हमारे 30 डेज पूरा होने वाले हैं। तो 30 डेज के लिए हम जोरदार तालियां पैदा करेंगे। सविता मैम का, प्रियंका शर्मा मैडम का, प्रियंका अग्रवाल मैडम का, टीसी सर का, सभी का हम धन्यवाद करते हुए उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सबसे पहले आज 30 डेज पूरा होने वाले हैं। तो 30 डेज कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला, और हर दिन हम नए सेशन का इंतजार करते रहते हैं। तो आज भी कुछ नया हम सीखने वाले हैं। उससे पहले जैसा कि हम ट्रैकिंग करते हैं कि हमने क्या क्या किया, तो सबसे पहला मैं सवाल पूछूंगा कि आपके कदम कितने बढ़े, कितना तक हम चल पा रहे हैं। आप चैट में लिख सकते हैं, अपना जवाब यहाँ पे दे सकते हैं। आपका कितना वॉकिंग डिस्टेंस हो रहा है, कितना कदम आप चल पा रहे हैं। तो चैट यहाँ पे ओपन है, तो आप चैट पे लिख सकते हैं आप कितने पैदल चले हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे पानी इंटेक का, वाटर इंटेक का। जैसा कि बोला गया था, तो 3 से 5 लीटर हमारा होना चाहिए। तो अब तक कितना हो गया है, कितना लीटर तक हम पानी पी रहे हैं, अपना बॉडी को डिटॉक्स कर पा रहे हैं, ये आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ जो हर दिन श्वेता आनंद मैडम का जो वीडियो हम देखते हैं चैलेंजेस का, जैसा कि मलासन हो गया, जो कल हम उन्होंने दिखाया था कि यहाँ पे जो प्रेस का है साइनस के लिए वो है, या फिर ऐसा जो मुरोड़ करने का है, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज मैडम ने हमें दिखाए हैं, वीडियो हमने देखे हैं। तो वो आप सब करते होंगे ये, तो आप चैट में लिख सकते हैं कि ये हमारा हो रहा है करके। और सबसे महत्वपूर्ण, पहले दिन पे हमें बोला गया था कि हमें एक इंच टेप लेना है और हमारा नापना है छाती का कितना इंच है और अपना पेट का कितना इंच है। तो छाती और पेट का पुरुषों के लिए वो 4 इंच का डिफरेंस होना चाहिए और महिलाओं के लिए वो 8 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। और ये जो है वो खुद के लिए टेस्टिमोनियल है, आप खुद वो चेक कर सकते हैं, अपना ट्रैक वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा बात
नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ताकि हमें आज जो भी नया कुछ होने वाला है वो देखना है, सीखना है। तो हम फिर से जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं सविता मैडम का। यस मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। आप तो बहुत बढ़िया होस्टिंग करते हैं, मजा आ गया, है कि नहीं साथियों? तो यही कॉन्फिडेंस हम सबके अंदर आना चाहिए कि कहीं भी हम लोग को अगर खड़ा कर दे बात करने के लिए, तो हम लोग बेहिचक एकदम बिंदास होके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, आरसीएम के बारे में, अपने बारे में कुछ भी बात करने के लिए बोला जाए, हम बात कर सके। थैंक यू सुनील जी, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो साथियों, आज हम लोग फिर से फटाफट से रिवीजन करेंगे और रिवीजन के दौरान हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और आज इस काम को मेरे साथ आसान करने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है हमारे बीच में श्वेता आनंद जी। तो उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हम दोनों मिलके आज आप सबको रिवीजन कराना चाहते हैं और आप सबसे बहुत सारी बातें भी करना चाहते हैं। तो इस रिवीजन के बाद हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो श्वेता आनंद जी को हम जी वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सविता जी। जय कीसोल, जय आरसीएम। संडे के दिन भी लोग उतने ही उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखकर मजा आया। तो सब कोई तैयार है, जोश में है लोग जानने के लिए कि हमने एक वीक में क्या सीखा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। नई नई बातें रोज सुनने को आ रही हैं, रोज हम सीख रहे हैं, और अगर उसका रिवीजन नहीं हो पाता है तो फिर नई बातें आती जाएंगी और पुरानी बातें हम भूलते जाएंगे। तो कल नींद के ऊपर बात हुई थी, अभी मुझे लगता है सबने बहुत अच्छी नींद ली है, क्योंकि सबका चेहरा काफी खिला हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो सविता जी शुरू करें हम लोग सेशन। जी तो साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं डे 24 के ऊपर, क्योंकि डे 23 पे तो हम लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन किया था। तो डे 24 पे हम लोगों ने किस किस चीजों के बारे में बात की थी? वो थी हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी हमारे हेयर सीरम के बारे में। अब हेयर सीरम में बहुत सारे आपके ऐसे गुण होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिसके रिजल्ट्स आपको कहीं ना कहीं फील्ड में देखने को, सुनने को जरूर मिल रहे होंगे। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी शेयर हो रहे हैं इस हेयर सीरम को लेते हुए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों शायद उम्मीद खो दी थी कि भाई अब नए बाल आ सकते हैं, वो भी आ रहे हैं, क्योंकि अपने जो हेयर सीरम के अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो है ही इतने स्पेशल। अब ये जो है आपका हेयर सीरम के बारे में अगर हम बात करते हैं साथियों, तो हेयर सीरम के अंदर आपके कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उसको खास बनाते हैं। ये मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये आयुर्वेद और साइंस का एक बहुत अच्छा मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है, जो आपके पास इस छोटी सी बॉटल के अंदर आता है, जिसको अप्लाई करने से आप बहुत ज्यादा मिराकुलस रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसको स्पेशल बनाते हैं, जैसे रेडेंसिल है, एलिगन है, आपका यहाँ पर एलाया रिनोवा, रोजमेरी ऑयल, आपका जोजोबा ऑयल, लेवेंडर ऑयल, आपका कलौंजी ऑयल, आपका अनार का अर्क, फिर इसके साथ साथ यहाँ भृंगराज और मेथी इसको और खास बनाते हैं, डीमेथिकॉन भी। तो ये जो साथियों आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से आप इन इंग्रेडिएंट से युक्त जो हमारा हेयर सीरम है इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे, और आपको कैसे अप्लाई करना है उसकी भी विधि बताई गई थी कि भाई आपका स्कैल्प साफ सुथरा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए और तेल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप तेल भी लगाना चाहते हैं तो तेल लगाने के 1 घंटा पहले आप सीरम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि 1 घंटे के अंदर अंदर सीरम अपना काम काफी हद तक कर चुका हो और उसके बाद तेल अपना काम करना शुरू करे। अदरवाइज अगर आप तेल नहीं लगा रहे तब भी आप सुबह शाम इसको अपने ड्राई स्कैल्प पे, जब भी आपके बाल गीले ना हो, पसीना ना आया हो, तो आप लगा सकते हैं। गीले बालों पे इसलिए मना करते हैं लगाने के लिए क्योंकि आपका फिर वो सीरम डाइल्यूट हो जाएगा, तो रिजल्ट जितना उसको काम करना होगा वो शायद उतना नहीं करेगा, इसलिए बालों की जड़ों को सूखने तक का वेट करें। अब ये जो सीरम है आपके फ्रीजी बाल, आपके 2 मुंहे बाल, आपके अनमैनेजेबल बाल, झड़ते हुए बाल, ग्रे होने वाले बाल, इन सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीरम के बारे में डे 24 पे बात की थी। इसके आगे की जो जानकारी है डे 25 के बारे में, 25वें दिन के बारे में जानकारी श्वेता जी लेगी। तो डे 25 पे हमने माहवारी से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जैसे लोग बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनको बहुत पेन होता है या वेट गेन होता है, सूजन होता है, मूड स्विंग्स होता है, उस पे हमने बात की थी। सबसे पहले तो हमने ये चर्चा की कि माहवारी कोई अभिशाप नहीं है, क्योंकि अभी हमारे समाज में उसको बहुत अच्छी नजर से अभी भी नहीं देखा जाता, औरतों को बहुत अलग अछूत की तरह उनके साथ बिहेव लोग करते हैं।
तो उसके लिए पहले हमने समझा कि ये एक हमारे लिए आशीर्वाद है, एक महिला के लिए एक आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे से माहवारी आ रही है, समय पे आ रही है, तो उस महिला का हार्मोनल जो भी चेंजेस है उसके बॉडी में वो बहुत ढंग से हो रहा है। उसके जो प्रजनन अंग है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो भी हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी का ये नेचुरल डिटॉक्स करने का तरीका है, हमारा जो गर्भाशय है उसके ऊपर का जो परत है वो हर महीने बाहर आता है, ताकि हम वापस से एक नए जीवन को देने के लिए तैयार हो सके, फ्रेश होकर के तैयार हो सके। दूसरी बात ये थी कि हमारा हार्ट हेल्थ और हमारा बोन हेल्थ, जब तक एक महिला में पीरियड्स आता है तब तक ये दोनों हेल्थ उसके अच्छे रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीरियड्स जाने के बाद जो हार्ट हेल्थ है और बोन हेल्थ है उस पर किसी भी महिला को बहुत केयरफुल होकर अपने ख्याल रखने की जरूरत है। फिर हमने पीरियड्स के कुछ आम मिथक थे, जो कुछ गलत धारणाएं हैं, उसके ऊपर बात की कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत करो। उसपे हमने बात की थी कि अगर आपका बॉडी आपको अलाउ करता है तो आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, वो आपको हेल्प करेगा, आपके मूड को एलिवेट करने में, आपको खुश रखने में मदद करेगा। जिससे सबसे बढ़िया है वॉक। आप वॉक करें, कोई भी बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज ना करें जिससे आपके पेट पर या आपके बैक पे जोर पड़ता हो। दूसरा हमने बात किया था कि पीरियड्स का साइकिल सिर्फ 28 दिन का होता है, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल पीरियड साइकिल 21 दिन से लेकर 35 दिन तक का हो सकता है। तो इस बीच में जिस भी साइकिल को आप बिलोंग करते हैं, आप आराम से खुशी खुशी, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा था कि पीरियड्स का जो खून है वो अशुद्ध होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे ही बॉडी का ब्लड है, फ्लूइड है और टिश्यूज है जिनसे बनता है, जो बाहर आता है, तो वो बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं है। और है जिनके लिए मैंने पुरुष साथियों को कहा था कि आपको गौर करने की जरूरत है, पीएमसी, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, थकान आता है, उनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये सब एक बनावटीपन है, ये लोगों ने जान लिया है तो महिलाएं उसको एज अ एक्सक्यूज कर रही हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स आने के 1 सप्ताह पहले से ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। उन्हें चिड़चिड़ापन होता है, थकान होता है। तो इस चीज के लिए थोड़े से आप कंसिडरेट रहिए, थोड़ा सा दया दिखाइए। अगर वो महिला 2-4 दिन के अंदर, जब पीरियड्स उनका खत्म होता है, वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। ये समय है जब घर वालों को उनको बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है। फिर हमने बात की थी कि किस तरह से जो कुछ अच्छे खाद्य पदार्थ है, फूड इनटेक है, वो अगर हम लेते हैं तो जो पीरियड्स के दौरान बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे कि हमको रूबरू होना पड़ता है, वो या तो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी आयरन की, क्योंकि हमारे ब्लड, हर महीने हमारे शरीर से ब्लड का लॉस होता है, तो आयरन की बहुत जरूरत है। ऐसे भी इंडियन वुमेन में आयरन की बहुत कमी पाई जाती है। तो हमने कुछ बहुत ही सिंपल फूड जो हमारे किचन में पाए जाते हैं, जो आसपास हम आराम से हमें उपलब्ध है, उसके ऊपर हमने बात की थी। जैसे पालक हो गया, चना, गुड़, तिल, अनार, बीटरूट, इस तरह का हम पीरियड्स के दौरान तो इन खाना को और अपने भोजन में इन जो फूड है उनको जगह देना चाहिए। उसके अलावा भी महिलाओं को चाहिए कि वो इस तरह का खाना हमेशा ही खाते रहें। उनके रोज के डाइट में कुछ न कुछ ऐसा डाइट हो जिसमें आयरन काफी ज्यादा मात्रा में। दूसरा, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप 1 ग्लास नींबू पानी पीते हैं या विटामिन सी का टैबलेट लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से आपके बॉडी में होगा। दूसरा जो खाना था वो था प्रोटीन। वो भी दाल, चना, पनीर, सोयाबीन, सोया चंक, अंकुरित मूंग, राजमा, मूंगफली, इन सब में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन की जरूरत क्यों है? क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी को मरम्मत करने में, रिपेयर करने में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। अब जो पीरियड्स का साइकिल है उसमें हमारा जो गर्भाशय का परत है वो बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी को वापस से खुद को रिपेयर करने के लिए चाहिए कि उसको अच्छा सा फूड न्यूट्रिशन मिले, तो हमारा बॉडी, हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। तीसरा मैंने बात की थी ओमेगा 3 फैटी एसिड की। अब ये किन चीजों में पाई जाती है? जो तीसी का बीज है, अलसी का बीज, अखरोट, चिया सीड्स, मेथी। और मैंने कहा था कि अगर आप कभी भी अपने डॉक्टर से मिलें तो इसके सप्लीमेंट के बारे में बात करें, स्पेशली जो वेजिटेरियंस है, क्योंकि ओमेगा सबसे बढ़िया पाया जाता है फिश में। जो वेजिटेरियन है उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो ओमेगा एक्चुअली एज अ सप्लीमेंट भी हमें लेना चाहिए। और उससे हमारा हार्ट हेल्थ, हमारा बोन हेल्थ, इन सब चीजों पे ओमेगा का बहुत बड़ा
हाथ होता है। सो ओमेगा की कमी नेचुरली वेजिटेरियन लोगों में होती है। ओमेगा से माहवारी के दौरान क्या मदद होता है? तो ओमेगा माहवारी के दौरान जो आप अचानक से देखते हो कि सूजन है या बहुत वेट गेन हो रहा है, तो जो ये सूजन है, जो इन्फ्लामेशन है हमारे बॉडी में, वो अच्छी बात नहीं है। ओमेगा उसको कम करता है। फिर हमने बात की थी पोटेशियम की। पोटेशियम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, स्पेशली जो हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, उनके लिए पोटेशियम बहुत हमें हेल्प करता है। और माहवारी के दौरान तो काफी हार्मोन्स का उठापटक हमारे बॉडी में चल रहा होता है। जो भी महिलाएं हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उस समय उनका बीपी और ज्यादा शूट करने का थोड़ा डर होता है। तो आप अगर पोटेशियम लेते हैं तो वो भी आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छे से रखेगा, संभाल के रखेगा। और ये पाए जाते हैं केला में, आलू, पालक, शकरकंद, टमाटर और नारियल पानी। फिर हमने बात की थी कैल्शियम की। कैल्शियम जो हमारे खून की नली है उसको लचीला रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है, तो बहुत आराम से ब्लड फ्लो होता है। दूसरा, अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में अच्छी मात्रा में है तो अगर जैसे कहीं कट गया और उसके बाद ब्लड क्लॉट करना है, खून जमना है, अगर कैल्शियम की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी से नहीं होता। तो माहवारी के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ऐसे भी इंडियन वुमेन में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है। तो कैल्शियम हमको किन सब फूड में मिलता है? कैल्शियम हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। अगर आपके पास एक्सेस है कि आप बढ़िया दूध, दही, घी आपको मिलता हो, पनीर, तो उसको जरूर अपने डाइट में शामिल करें। उसके अलावा सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है रागी में, जो हम मड़ुआ का आटा बोलते हैं उसमें। एक रोटी में 4 ग्लास दूध के माफिक उसमें फायदा है, तो आप मड़ुआ का रोटी जरूर अपने डाइट में शामिल करें। फिर जो सफेद तिल हो गया, पालक, मेथी, राजमा, ये सारे ऐसे फूड है जो हम शायद खाते भी हैं, लेकिन इनकी मात्रा, इनकी क्वांटिटी हमें बढ़ा देनी चाहिए। फिर हमने बात की थी कि कुछ ऐसे फूड्स जो कि इन्फ्लामेशन है, जो हम देखते हैं पीरियड्स के दौरान पेट हमारा अचानक से वेट बढ़ गया, हमारा पैर फूल गया, वजन में जो हम फ्लक्चुएशन देखते हैं, तो अगर इन फूड को, सूजन रोधी फूड को अगर हम लोग अपने डाइट में शामिल करते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जो हल्दी में है, अदरक में है, लहसुन, नारियल पानी, दालचीनी, तो आप इसका काढ़ा बनाकर पीते रहें। चाय को एक इस तरह के काढ़ा से रिप्लेस कर दें। हमारे पुरुष साथियों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये थे कुछ फूड जिसपे हमने बात की थी। फिर हमने कुछ ऐसे घरेलू उपाय, उपचार, जो हम अगर सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं या फिर अगर पीरियड्स में बहुत ज्यादा हमें पेन है और बिना मेडिसिन के काम नहीं चलता, तो हमने उस पर बात की थी। एक इररेगुलर पीरियड्स के लिए एक हमने बात की एक काढ़ा की, जो आप एज अ काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं या उसको एज अ जूस बना के पी सकते हैं, जिसमें अगर 4 मुनक्का, केसर के कुछ 2-3 स्ट्रैंड्स, इलायची और तुलसी का बीज आधा चम्मच, इसे रात में आप भिगोएं, सुबह खाली पेट इसको पीस करके आप पिए। पीरियड्स आने के 7-8 दिन पहले से इसको आप पी सकते हैं। मुनक्का से आपको आयरन भी काफी हद तक मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया इलाज है। ये एक्चुअली मेरे ऊपर खुद का आजमाया हुआ इलाज है। आप इसको अपने पीरियड्स के आने वाले समय साइकिल से 7 दिन पहले शामिल करके देखें, आपको बहुत फायदा होगा। फिर एक और जो इररेगुलर पीरियड्स है या जिनको पीसीओडी का इशू है, वो अपने डाइट में गाजर और फूल गोभी को शामिल करें। इसका देखिए, ये अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हमें किसी चीज को खाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसका सूप बना लें। तो अगर गाजर और फूल गोभी का, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा काला नमक, ये अगर मिलाकर हम अगर लेते हैं, इसको पूरे घर वालों को पिलाइए, ये सबको ही फायदा करेगा। वैसे भी गाजर में भर भर के विटामिन ए पाया जाता है, तो ये आपके इररेगुलर पीरियड्स में और पीसीओडी में बहुत हेल्पफुल है। फिर हमने बात की थी जो सूजन है पीरियड्स के दौरान, उसको कम करने के लिए एक चाय की, जिसमें मेथी देखिए हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। वो हमारे इंसुलिन को भी रेगुलेट करता है। तो मेथी, धनिया का बीज, 2-3 केसर का स्ट्रैंड्स, लेमन ग्रास, जीरा और थोड़ा सा गुड़, ये स्वादिष्ट भी लगता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसका चाय भी आप बनाकर 6-7 दिन पहले, पीरियड्स का साइकिल सबको याद रखना चाहिए, और वो 6-7 दिन पहले से अगर आप लेते हैं तो आपको पीरियड्स का जो टाइम है वो भी बहुत हंसी खुशी हम गुजार सकते हैं। क्योंकि अब हम वर्किंग वुमेन हैं, अब हम पीरियड्स के दौरान आराम से घर में नहीं बैठ सकते। तो ये अगर कुछ ऐसे नुस्खे थे, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा डाइट में चेंजेस कीजिए, आपको धीरे धीरे, देखिए ये सारी चीजें एट वंस फायदा नहीं पहुंचाती,
पर अगर आपने इसको अपने लाइफ में, अपने डाइट में शामिल किया, तो आपको 2-3, स्पेशली 3 महीना किसी भी सप्लीमेंट को अगर आप लेते हो तो 3 महीना लगता है उसके एक्चुअली वो कितना सक्सेसफुल हुआ उसको दिखाने में। तो आप इनको 3 महीने तक अपने डाइट में शामिल करके देखें, अपने रोज के लाइफ का हिस्सा बनाकर देखें, एंड आपको डेफिनेटली बहुत चेंजेस फील होगा। तो ये था डे 25। थैंक यू श्वेता जी। तो डे 26 साथियों हम सब ने गरबा किया था। गरबा का जो हम लोगों ने एक कॉन्टिन्यूड सेशन रखा था आगे, और उस कॉन्टिन्यूड सेशन में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा था। काफी लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ डांस किया था। और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि ऐसा जो डांस हम लोगों ने जो सीखा था, उसके बाद आप सब किसी नवरात्रि के गरबा के जो कंपटीशन है या कहीं फंक्शन हो रहा हो, तो क्या आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? उसका कुछ फायदा लगा आपको डांस सीखने का, गरबा सीखने का? तो संध्या जी ने हम लोग के बहुत अच्छे खूबसूरत स्टेप्स सिखाए थे, जो कि गरबा के लिए हम अपने वैसे भी फिटनेस के लिए भी वो बहुत अच्छा है कि हम डांस रोज अपनी लाइफ में करें तो फिटनेस बहुत अच्छी होती है और स्ट्रेस बस्टर भी होता है, और गरबा नवरात्रि में जो है उसका हमारा साथ भी देता है। तो डे 26 तो जो हमारा था गरबा था। डे 27 हमारे बीच प्रियंका मैम आई थी, और उसके बारे में हमें इन डिटेल श्वेता जी बताएंगी फिर से। थैंक यू सविता जी। डे 27 प्रियंका जी का इंटरव्यू था। अब वो इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रियंका जी को एक तो हम एज अ विजनरी वुमेन देखते हैं, और वो एक हाईली सक्सेसफुल वुमेन है, बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर है, बहुत अच्छी इंसान है। तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया, तो किसी का भी जब इंटरव्यू होता है तो उनके बारे में आपको और जानकारी अच्छे से मिलती है। वो इंटरव्यू अगर आपने उस सेशन को मिस किया होगा, तो मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि आप YouTube पे जाकर वापस से उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा, क्योंकि उनके बारे में जब आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ती हैं, वो एक लाइव एग्जाम्पल है एक सक्सेसफुल वुमेन का, जिन्होंने कितने अच्छे से इस कंपनी को स्टैब्लिश किया है, चला रही हैं, और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस करने वाली कंपनी नहीं है, ये हमारे लाइफ के हर पहलू को टच करता है। तो प्रियंका जी से 4-5 जो बहुत अच्छे मुझे सवाल लगे, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगी आप लोगों से। तो पहले जो इंटरव्यूअर था, उन्होंने उनसे पूछा था कि 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज में और कौन से नए टॉपिक्स हैं जिन पे बात होने वाली है, क्योंकि हेल्थ, हाइजीन, ये सब के ऊपर तो कीसोल में चर्चा होती ही है। तो अभी जो आने वाले टॉपिक्स हैं, जो उन्होंने कहा, जो एक्चुअली हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा जो एक्चुअल वेल्थ है वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो जो हमने धन अर्जित किया है वो नहीं। तो पेरेंटिंग पे बात होगी, ये उन्होंने कहा हेल्थ के ऊपर भी और आगे चर्चा होगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स, उसके क्या सोल्यूशन है। और एक बहुत बढ़िया एक और टॉपिक जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, उन्होंने कहा कि बचपन से दवाइयों से उनको दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि नेचुरोपैथी, नेचुरल तरीके से हम कैसे खुद को हील कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में चर्चा रहेगी। तो आप लोग एक दिन का भी सेशन मत मिस कीजिएगा, क्योंकि और इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसे जैसे ये डेज आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन उनसे जो था, वो एक्चुअली मेरे दिमाग में भी उसकी क्यूरियोसिटी थी कि आरसीएम ऑलरेडी यहां था, तो कीसोल बनाने की क्या जरूरत थी। उसमें उन्होंने बताया कि जब टीसी सर के साथ एक बार वो चर्चा कर रहे थे, तो टीसी सर ने कहा कि आरसीएम में अभी भी पुरुष की संख्या ज्यादा है, महिलाओं को एक अलग से प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। तो ये जो कंपनी उन्होंने स्टार्ट की, जहां पे महिलाएं जुड़ सके, उनको प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि महिलाओं में असीम संभावनाएं हैं, और ऐसे भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन महिलाएं हैं। पर हर जगह आप कहीं भी अगर ऑफिस में भी काम करते हो, तो आपको अभी भी महिलाएं कम और पुरुष साथी ज्यादा दिखेंगे। तो कीसोल को उन्होंने स्टैब्लिश ही किया है महिलाओं के लिए, महिलाएं जिनके प्रोडक्ट्स और जिसपे ये आए खुलकर चर्चा कर सके। तो ये था उनका दूसरा सवाल। तीसरा था पर्सनल हाइजीन और लॉन्जरी। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे लोग खुलकर चर्चा नहीं करते, और आपने यही टॉपिक्स को लेकर कीसोल को आगे बढ़ाया। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने बताया, जो आंकड़ा मेरे लिए भी चौंकाने वाला था, कि 65% वुमेन अभी भी सैनिटरी नैपकिन हमारे देश में यूज नहीं करती। आप समझिए कि हम वन ऑफ द थर्ड ग्रोइंग इकोनॉमी हो गए हैं, अब सबसे बड़े देश हो गए हैं इस दुनिया में, और अभी भी महिलाओं का ये कंडीशन है। दूसरा उन्होंने बताया कि 80% वुमेन
मतलब 80% मतलब आप उसमें शहरी वुमेन को भी ऐड कर सकती हैं। वो जो भी लॉन्जरी का साइज है वो परफेक्ट फिट नहीं है, वो गलत साइज पहनती हैं, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो प्रियंका जी को ऐसा लगा कि ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हेजिटेशन होती है, खुलकर बात नहीं होता है, और वो चाहती थी कि महिलाओं को ही इतना सशक्त कर दिया जाए, इतना पावरफुल बना दिया जाए कि हजारों लोगों के सामने वो आराम से इन विषयों पर बात कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है की सोल की। उसके बाद उनसे पूछा गया कि उनको सक्सेस, सफलता को वो कैसे देखती हैं, उनके लिए सफलता क्या है, जिसको उन्होंने बहुत ही बढ़िया से जवाब दिया कि जो भी आपने अपने लाइफ में सफलता, वो सिर्फ पैसे से जोड़कर नहीं देखती हैं। किसी भी चीज को अगर अपने लाइफ में आपने बहुत ही हार्ड वर्क से, अपने मेहनत से, किसी का दिया हुआ नहीं, उससे अगर आपने पाया है तो सफलता ये है। अब आप देखिए कि एक सक्सेसफुल वुमेन कैसे सोचती है, और ये सोच को हमें अपने अंदर भी लाने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि सक्सेस के बीच में बाधा क्या है, क्योंकि उनकी इतने बड़े कंपनी वो चला रही हैं, हर दिन उनके पास भी बहुत स्ट्रगल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे। तो उन्होंने कहा कि सक्सेस में जो बाधा है वो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। कल पे किसी चीज को मत टालिए। अगर कोई बहुत अच्छी चीज है जो आपको लगता है कि ये करने के बाद मेरा जीवन इंप्रूव होगा या मेरे परिजनों का लाइफ इंप्रूव होगा, उसको तुरंत कर डालिए। और दूसरा, अपने गलती का दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप अपने अंदर वो हिम्मत रखिए कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी गलती को मानना, स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली वापस से वो गलती नहीं होगी और आप जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर उनसे पूछा गया था महिलाओं के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है, और उस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूं, जिसका उन्होंने आंसर किया था कॉम्पैशन, दया, करुणा, क्योंकि प्रेम से पूरे दुनिया को जीता जा सकता है। फिर था कि प्रियंका जी के बारे में जानने के लिए कि आप अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इतने मतलब मुझे तो लगता है कि इतने कम वर्ड्स में अगर हमें डिस्क्राइब करना होगा तो हम उनके लिए नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। बट उन्होंने बताया कि वो बहुत पैशनेट है, मतलब बहुत लगन के साथ लगी रहती हैं, जो करना है वो करना है। वो बहुत डिसिप्लिन है। तो दोस्तों, सक्सेसफुल होने का ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट भी खुद को नहीं समझते हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, और तीसरा था डिटरमाइंड हो, तो आपको जो अचीव करना है आप जीवन में अचीव कर ही लेंगे। तो प्रियंका जी ने अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब किया, पैशनेट, डिसिप्लिन और डिटरमाइंड। और फिर था कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना खाली समय कैसे बिताते हैं। उसमें उनको गाना सुनना पसंद है, उनको किताबें पढ़ना पसंद है, उनको अच्छे अच्छे डाइट्स, हेल्दी डाइट्स वो अपने लिए प्लान करती हैं। तो वो खाली समय में, और आजकल उन्होंने अपने लिए नया एक शौक निकाला है मेडिटेशन का, वो ध्यान और मेडिटेशन करती है। और उसके बाद उन्होंने जो अपना इंटरव्यू फिनिश किया उसमें उन्होंने यही कहा कि अगर आपको जीवन में कुछ पाना है और आपके अंदर अगर उसकी चाह है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। आप अगर सोचते हैं कि मैं आराम से जिस हिसाब से रह रहा हूं या रह रही हूं उसको करते हुए कुछ पालूं, तो ये बहुत मुश्किल है। जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ इतने सारे लोग संडे को भी इस वक्त पे जुड़े हैं। तो मैं इस चीज को भी मानती हूं कि आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर 1 घंटे अपने लिए आप निकाल रहे हैं। तो ये था प्रियंका जी का इंटरव्यू। आप लोग सब जाइए, यूट्यूब पे लिंक है, और उस इंटरव्यू को वापस आप सुनिए, उनके मुंह से सुनिए, और ये जानिए कि एक सक्सेसफुल महिला, एक विजनरी महिला किस तरह का सोच रखती है। ओवर टू यू सविता जी। साथियों, आज उसके बाद हमारा जो डे 28 था, डे 28 पे जो मैंने टॉपिक लिया था वो टॉपिक था हमारा एजिंग विथ ग्रेस, या मैं कह सकती हूँ स्किन केयर, जो कि हम लोग करते हैं मैच्योर स्किन के लिए। तो उस मैच्योर स्किन में जो हम लोग चीजें देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हम सब इसके साथ गुजर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने स्किन के रूटीन के बारे में बात की थी। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कि एजिंग होना या स्किन की जो मैच्योरिटी आती है वो क्या गलत है। वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है और उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। कई बार हम लोग जब अपनी बढ़ती उम्र के साथ जब स्किन में चेंजेस देखते हैं तो
वो जो ट्रांजिशन होता है उस चीज को हम लोग कई बार अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते हैं या बहुत इमोशनल हो जाते हैं। होना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमेशा कि ये जो हमारी जो लाइंस है ये हमारी कह सकते हैं एक्सपीरियंस या तजुर्बे की लाइंस है, बट इनको दिखाना नहीं है हर किसी को ना, ये अपना सीक्रेट है। तजुर्बा जो हो गया सीक्रेट हो गया, क्योंकि हम तजुर्बा जो है अपने अंदर ये स्किल्स रखेंगे और इनको हम अच्छी तरीके से अपने लाइफ में शामिल करेंगे, बट लाइंस को दिखाएंगे नहीं। तो लाइंस को नहीं दिखाना है, झुर्रियों को कम दिखाना है। अगर हम 50 के हैं तो कैसे 30 के दिख सकते हैं या 40 के दिख सकते हैं, उन सब चीज के लिए नॉर्मल एक स्किन केयर प्रोसेस होता था। अब ये प्रोसेस कई जो स्किन की एजिंग होती है या स्किन के ऊपर जो साइंस ऑफ एजिंग आती है, ये कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसके ऊपर बात की थी। जरूरी नहीं है कि आप जो है एज के साथ अपने आप ही स्किन में यहाँ पर जो है जो फाइन लाइंस आती हैं या कुछ जो साइंस आते हैं वो ज्यादा, किसी को ज्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं। मान लीजिए कि 40 इयर्स पे मैं हूँ, 40 इयर्स पे कुछ और लोग होंगे, किसी को साइंस ऑफ एजिंग ज्यादा दिखेंगे, चेहरे पे ज्यादा इफेक्ट आएगा, किसी पे कम आएगा। तो ये बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिफर करता है। तो इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो है आपका जेनेटिक या जीन्स कैसा है, आपका हेरिडिटरी आपकी स्किन कैसी आ रही है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप का जो है पॉल्यूशन से या फिर स्ट्रेस लेवल क्या है या पॉल्यूशन से एक्सपोजर क्या है, आप कैसे एरिया में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है या सफाई ज्यादा है या ग्रीनरी ज्यादा है, फ्रेश एयर ज्यादा है। ये सारी चीजें जो है डिफर करती हैं। स्ट्रेस लेवल कितना आप ले रहे हैं, स्ट्रेस जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आप रात में किसी बात को लेकर स्ट्रेस्ड आउट है, नींद नहीं पूरी हो रही है, आप रो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अगले दिन वो चेहरे पे इफेक्ट दिखेगा। तो सब कुछ आपके चेहरे पे इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पर किन किन को ज्यादा जल्दी साइंस ऑफ एजिंग हमें विजिबल हो जाती है, जिनकी ड्राई स्किन होती है, जिनकी थिन स्किन होती है, उनको यहाँ पर फाइन लाइंस या रिंकल्स ज्यादा दिखने लगते हैं। अच्छा, हमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर के बारे में हमने बात की थी, जिसमें SPF के बारे में बात की कि सनस्क्रीन लगाना क्यों जरूरी होता है। तो UVA और B दोनों रेस से हमें प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है। ये सनस्क्रीन जो है ये एक बहुत बढ़िया रीजन है जिसकी वजह से आपका जो है साइंस ऑफ एजिंग जो है जल्दी जल्दी दिखना लगता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को डैमेज करता है। ना कि सिर्फ ऊपर से करता है, अंदर तक जाके करता है, आपकी सेकेंड लेयर के अंदर घुस के भी करता है, क्योंकि जो UVA रेस होती हैं वो आपके ऊपर और सेकेंड लेयर दोनों पे जाके इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ पर उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जो कि आपका सूरज के साथ डैमेज होने की वजह से एजिंग होती है, उसको कहते हैं फोटो एजिंग। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग को अपने डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए, सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ। अच्छा, एक प्रोसेस बताया गया था जो कि हम हमेशा बताते हैं कि सोल में आपको स्किन केयर के लिए, जो कि आपकी किसी भी एज में आप हैं, आप महिला है या पुरुष है, आप दोनों को वो करना चाहिए। जैसे क्लिनजिंग में आपका फेस वॉश आ जाता है एंड आपका स्क्रबिंग भी आ जाता है वीकली 2 या 3 बार, आप जो भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आपके जो है इसके बाद आपको एक्सफोलिएशन जो कि स्क्रबिंग से हम लोग करते हैं, जिसमें कि डेड स्किन को हम रिमूव करते हैं, क्योंकि आपकी स्किन नॉर्मली एक प्रोसेस के साथ निकलती है, नई स्किन आती है अंदर ही अंदर। तो 28 दिन का एक प्रोसेस होता है, उसमें आपका स्किन रिन्यूअल होता है, डेड स्किन बनता है। तो अगर हम डेड स्किन को नहीं निकाल रहे हैं अपने स्किन के ऊपर तो वो जमा होती जा रही है, जिसके प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, आपकी स्किन डल दिखने लगेगी धीरे धीरे करके। और यहाँ पर सही प्रोडक्ट्स के बारे में मैं इसलिए बोलना चाहूंगी इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर आप सही प्रोडक्ट्स के साथ अपने चेहरे को एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हैं या सही प्रोडक्ट्स नहीं लगा रहे हैं चेहरे पे, तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जो हम बार बार कहते हैं ना हार्मफुल केमिकल नहीं है, हार्मफुल केमिकल नहीं है, जिसमें हम पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन की बात करते हैं। ये जो सल्फेट और सिलिकॉन होते हैं साथियों, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम तक लगातार आप ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ये है, तो आपकी स्किन के ऊपर वो जो डेड स्किन की लेयर है वो निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर ही ऊपर बैठता है। तो हम लोग बोलते नहीं तुम्हारा चेहरा डल होता जा रहा है, तुम्हारा चेहरा डल होता जा रहा है, तुम्हारे चेहरे से वो ग्लो गायब होता जा रहा है। तो वो कई बार रीजन ये होता है कि हम अपने एक तो नरिशमेंट सही से नहीं दे पा रहे और दूसरा डेड स्किन सेल्स जो है वो सही से हट नहीं पा रहे, नहीं अंदर से जो सॉफ्ट स्किन है, अच्छी स्किन है, वो अंदर से बाहर नहीं आ पा रही। फिर इसके बाद आपके सिरम्स के बारे में बात की। ये जो आपके सिरम्स है साथियों, हमारे जो की सोल में डेली केयर सिरम और नाइट केयर सिरम, ये बहुत अच्छे सिरम्स है
जिनमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है। डेली केयर सीरम अगर आप देखते हैं, इसमें आंवला है, आपका संतरे का छिलके का अर्क है, ये काफी सारी चीजें हैं जो कि आपके सीरम को स्पेशल बनाती है। तो ये रिंकल्स, फाइन लाइंस, ब्लेमिशेस, इन सब के ऊपर आपको ये प्रोटेक्शन देता है डेली केयर सीरम। नाइट का हमारा जो नाइट सीरम है वो आपका रिपेयर, मरम्मत का काम करता है। आप सो रहे हैं, आपके सोते सोते आपके फेस के ऊपर वो मरम्मत कर रहा है। तो यहाँ पर आपके सीरम्स, एंटी एजिंग सीरम्स भी वो आप बोल सकते हो, या हमेशा आपके जो डे एंड नाइट केयर स्किन केयर सीरम्स बोल सकते हैं, वो आपके कीस्टोन में अवेलेबल है। देन उसके बाद मॉइस्चराइजेशन, जैसे जैसे अभी सर्दियां आएंगी आप देखेंगे सर्दियों में मौसम ड्राई होता है, पूरी बॉडी की स्किन आपकी ड्राई होने लगती है फेस के साथ साथ। तो वहां पर जहां आप फेस का ख्याल रख रहे हैं, फेस में आप क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, आपको चाहे मोरिंगा की क्रीम सूट कर रही हो या आरसीएम की कोई क्रीम सूट कर रही हो, आप लगा सकते हैं। लेकिन बॉडी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बॉडी भी, स्किन तो भाई बॉडी पे भी है, उसका भी ख्याल रखना है। उसको क्यों झुर्रियां दिलवानी है, क्यों उसको आपको ड्राइनेस देनी है, तो आप अपना बॉडी लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी स्किन को मॉइस्चराइज करके रख सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट जो स्किन का केयर का स्टेप था वो था आपका सनस्क्रीन, कि सनस्क्रीन आपको लगाए बगैर घर के बाहर नहीं जाना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि रात को जब भी सोए तो स्किन साफ करके सोए, मतलब फेस को साफ करके ही सोए। मेकअप लगा हो तो ना लगा हो, लेकिन तब भी एक हैबिट बांध ले कि रात को अगर आप नहा सकते हैं तो नहाए, नहीं नहा सकते हैं तो एटलीस्ट हाथ मुंह पैर सब वगैरह धो के आप अच्छे से सोए। इससे नींद भी आपकी बहुत अच्छी आएगी और आपकी स्किन सांस लेने के लिए भी रेडी रहेगी, क्योंकि आपको जब फेस वॉश करना है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट केयर जो हमारी नाइट सीरम है उसको आपको अप्लाई करके ही सोना है। तो इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते करते हम अपनी स्किन का ख्याल कर सकते हैं। हम एजिंग कहेंगे तो कि एजिंग कर रहे हैं, बट एजिंग विद ग्रेस होनी चाहिए, मतलब ब्यूटीफुली हम लोगों को ग्रेस करना, मतलब एज होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि उम्र बढ़ रही है लेकिन खूबसूरती भी आपकी बढ़नी चाहिए। अच्छा, खूबसूरत सिर्फ महिलाएं नहीं होती हैं, वो बस हम लोगों ने वो अलंकार जो है वो महिलाओं के साथ जोड़ दिया है। आपके जो हमारे जितने पुरुष भाई हैं उनकी भी स्किन जो है वो खूबसूरत रहनी चाहिए। तो उसके लिए भी आप सबको, ये सब के लिए है, महिला पुरुष दोनों के लिए है, ये आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। तो ये हम लोगों ने बात की थी डे 28 पे। अगले सेशन की भी जानकारी के लिए श्वेता आनंद जी को बुलाओ। तो डे 29 यानी कि कल के सेशन में हमने नींद के ऊपर बात की थी और नींद हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हमें ढंग से जगे रहना है, अलर्ट रहना है, तो सोना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हमने चर्चा की थी एक अव्यवस्थित नींद और नींद विकार के ऊपर। अव्यवस्थित नींद उस तरह का नींद है जिसमें हम 6, 7, 8 घंटे भी सोकर उठ रहे हैं पर हमें फ्रेशनेस नहीं फील हो रही है, एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा है। और नींद विकार में मैंने 2-3 जो प्रॉब्लम्स हैं, एक साइंटिफिक टर्म यूज होता है उनके लिए, उन बीमारियों के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें 1-2 सिम्टम्स हैं कि अगर आप में या आपके घर वालों में वैसा सिम्टम है तो आप जरूर डॉक्टर से मिलें। जिसमें पहला था कि सोते हुए अगर आपका गला बंद हो जाता है, आपका मुंह सूख जाता है और आप चंद सेकंड्स के लिए अगर सांस नहीं ले पाते हैं, अगर, और ये चीजें अगर रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, जैसे ये कभी कभार सबके साथ होता है जब हम बहुत थके रहते हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। दूसरा, हमने लेग सिंड्रोम के बारे में बात की थी कि अगर रात में आपके पैर में बहुत ऐंठन हो रही है, आप पैर पटक रहे हैं या पैर पे आपको महसूस हो रहा है जैसे कोई कीड़ा चलता हो, वो पैर पे या पूरे शरीर पे चल रहा हो, तो वो भी एक अच्छा सिम्टम नहीं है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और तीसरा हमने बात किया था कि सोते सोते अचानक से आपको ऐसा फील होता है कि आपका बॉडी पैरालाइज्ड हो गया और आप अगर आंख खोल के देखते हो तो आपको महसूस होता है कि आपने कुछ देखा पर इन रियलिटी कहीं कुछ था नहीं। और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कभी कभार जब हम बहुत थके रहते हैं, स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे साथ। पर अगर ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप में ऐसा कोई सिम्टम है या आपका घर वाला अगर इस तरह के किसी भी सिम्टम के बारे में बात कर रहा है तो आप उनको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाएं। फिर हमने बात की थी नींद के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर हमने पीसफुल नींद नहीं लिया तो क्या नुकसान है, तो उसमें वो मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे हमारे लिए वो नुकसानदायक है। मेंटली जैसे धीरे धीरे हमारी यादाश्त कम होगी, हमारा मेंटल शार्पनेस कम होगा, हम सही डिसीजन नहीं लेंगे, हम बहुत चिड़चिड़े रहेंगे।
और हमारा वेट, हमारा वजन भी नींद से बहुत एसोसिएटेड है। हम अननेसेसरी बहुत वेट गेन करेंगे और हम बहुत जल्दी, जैसे अभी सविता जी बात कर रही थी कि हर कोई एज करता है पर एक ग्रेसफुली एज करना जरूरी है। तो अगर हम ढंग से नींद नहीं लेते हैं तो हमारे फेस पे वो सबसे पहले दिखने लगता है और हम बूढ़े होने लगते हैं। तो ठीक इसका विपरीत, अगर पीसफुल नींद हम लेते हैं तो हम काफी दिन तक यंग बने रहेंगे, वेट मैनेज रहेगा, लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन है और शुगर है, इन सब तरह के प्रॉब्लम से बचे रहेंगे और वी विल एज ग्रेसफुली। मेंटली हम काफी दिन तक, हमारी याददाश्त कमजोर नहीं होगी, हम शार्प होंगे। तो ये हमारा था, अगर हमें पीसफुल नींद अगर हमारा होता है तो क्या फायदा है। फिर हमने थोड़ा बहुत नींद के साइंस के ऊपर बात किया था, जिसमें हमने बताया था कि दो तरह का साइंस है हमारे दिमाग में। जब हमारे ब्रेन के सिस्टम में दो चीजें होती हैं रिलेटेड टू नींद, एक होता है स्लीप ड्राइव और एक होता है क्रोनोटाइप, स्लीप रिदम। तो स्लीप ड्राइव ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर 7 घंटे की भी 6 घंटे की भी नींद लेते हैं तो वो बहुत फ्रेश हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि 8, 9, 10 घंटे भी सो रहे हैं बट उनको फ्रेशनेस नहीं फील होता। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं और हमें अलग अलग प्रकार के लोगों को स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। हमें ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि तुम 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो स्लीप ड्राइव की बात थी। स्लीप ड्राइव हमारा बहुत हद तक, बहुत ज्यादा जो चाय कॉफी पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जरा उस चीज को भी ध्यान में रखिए। अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी रहे हैं और रात में आप 7, 8, 9 घंटे भी सो रहे हैं तो आपकी नींद पीसफुल नहीं है। दूसरा हमने बात किया था स्लीप रिदम पर। जैसे अलग अलग समय पे हमें भूख लगता है, ठीक उसी प्रकार अलग अलग इंसान को अलग अलग समय पे बहुत तेज नींद आती है और अलग अलग समय पर वो उठता है। वो हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और उसको हम बोलते हैं क्रोनोटाइप। तो कल जो हम सबसे इंटरेस्टिंग जो हमने बात की वो की कि हम 4 प्रकार के नींद लेने वाले लोग हैं। हमने उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले होते हैं शेर। ये वो लोग होते हैं जो सुबह 4 या 5 बजे उठ जाते हैं। इन्हें किसी भी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। ये सुबह में बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, बहुत जोश में रहते हैं। इनके नेचुरली जो चॉइसेस हैं लाइफ में वो बहुत ही हेल्दी चॉइसेस रहते हैं और ये इस तरह के लोग जो हैं वो लीडर, सीईओ, इस तरह के लोग बनते हैं। तो आपको मैंने कहा था कि ये जो 4 मैं क्रोनोटाइप बताऊंगी, आप अपने आप को देखिए कि आप उसमें कहां बिलोंग करते हैं। दूसरा हमने बात किया था भालू का। ये वो लोग हैं जो 7, 8 बजे उठते हैं, जिनको कम से कम 2 बार अलार्म लगाकर उसके बाद उठने की जरूरत होती है और ये बड़े खुश मिजाज से लोग हैं, ये बहुत फ्रेंडली लोग हैं। 50-55% ऑफ द लोग एक्चुअली भालू कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं और इनका जो एनर्जी लेवल है वो 10, 11, 12 बजे बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं और लेट इवनिंग या नाइट आते आते ये थक जाते हैं। इनके उठने का समय सुबह 7, 8 बजे है और इनको 11 बजे होते होते नींद आ जाती है। तीसरा था वुल्फ कैटेगरी। ये कैटेगरी हमारे समाज में बहुत बढ़ता जा रहा है। इनको बहुत लेट तक सोना अच्छा लगता है। ये 10 या 11 बजे उठते हैं और ये रात में बहुत लेट से सोते हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, ये आर्टिस्टिक लोग होते हैं, ये पैशनेट भी होते हैं, पर इनका जो एनर्जी लेवल है, अगर आप इनसे सुबह में कोई भी काम करवाने की कोशिश करें तो ये बड़े चिड़चिड़े से आपको दिखेंगे। ये अचानक से प्रोडक्टिव होते हैं। शाम 3, 4, 5 बजे के बाद आप देखोगे कि ये एकदम से जोश में आ गए, जब बाकी लोगों का जोश ठंडा हो रहा होता है। और एक हमने चौथा कैटेगरी डाला है डॉल्फिन का। डॉल्फिन क्यों? क्योंकि डॉल्फिन सोते समय उनका हाफ ब्रेन जगा रहता है, अलर्ट रहता है। तो डॉल्फिन कैटेगरी में ये तीनों कैटेगरी के लोग डॉल्फिन कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी नींद रात में खुलती रहती है। वो 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे कभी भी उठते हैं, सोते हैं। इनका एक स्लीप साइकिल जो है वो काफी गड़बड़ रहता है। अगर इनकी प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो इनका एनर्जी लेवल कभी भी हाई रहता है और कभी भी अचानक से लो चला जाता है। तो हमने इन 4 कैटेगरीज, और ये जो है ये थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड स्लीप जो है, ये अच्छा नींद जिनको नहीं हुआ है, ये उस चीज को दर्शाता है। और अगर इस पे वो काम नहीं किए, आप इसको स्लीप साइकिल से, शेड्यूल से ठीक कर सकते हैं। अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो बाद में ऐसे ही लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स, यादाश्त
कमजोर होने लगी, चिड़चिड़े होने लगे, या ये लोग डिप्रेशन तक में भी जा सकते हैं। तो इस पे वर्कआउट करने की बहुत जरूरत है। अब जो भी कैटेगरी के लोग हों, उसके लिए हमने कही थी कि नींद की भी एक हमें शेड्यूल बनाने की जरूरत है, एक दिनचर्या बनाने की जरूरत है, जिसके ऊपर हमने बात की थी कि नींद जो भी आपका टाइप है आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, पहले के लोग ये मानते थे कि एकदम सुबह जल्दी उठना है, सुबह सारा काम कर लेना है, वो गलत नहीं थे। उसके पीछे ये लॉजिक था कि वो जो सूर्य की रोशनी है, जब सब कुछ दिख रहा है उस समय सारा काम कर लीजिए, और जब सन सेट हो जा रहा है, अब आसमान में अगर चांद आ जा रहा है, जब आपको कम दिख रहा है तो आप सो जाइए। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली इतने हाई हो चुके हैं कि लाइट और पावर ये सब की कमी नहीं है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, और फिर भी एक स्लीप शेड्यूल जरूर बनाइए, क्योंकि 1/3 हिस्सा हम सोने में गुजारते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो भी आपका सोने का रूटीन है 10, 11, 12, उसके 1 घंटे पहले से आप सोने की तैयारी कीजिए, क्योंकि 7-8 घंटे आपको बेड पे बिताना है। उसमें आप 1 घंटे पहले जो भी ब्लू रे का माध्यम हो, आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, आप उसको बंद कर दीजिए। फिर 20 मिनट्स का एक रूल मैंने आपको बताया था कि पहला जो 20 मिनट है उसमें आप अपने हाइजीन को, उसके ऊपर फोकस कीजिए। दूसरा जो 20 मिनट है आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और तीसरा 20 मिनट जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अपना कल की तैयारी कीजिए। बहुत बार होता है कि दूसरे दिन बहुत सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद ऑफिस निकलना है, तैयारी करनी है, तो वो टेंशन से भी रात में नींद नहीं आता। तो उसका भी प्रिपरेशन आपको वो 20-20 मिनट का आप 3 टाइम डिवाइड कीजिए और उसमें आप करना शुरू कीजिए। फिर धीमा संगीत, अपने घर में सब जो है लाइट बल्ब है उसको एकदम धीमी रोशनी में रखिए, किचन को छोड़कर बाकी सब कुछ, क्योंकि हमारा दिमाग, जब हमारा आंख ये देखता है कि थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो हमारा ब्रेन अपने आप एक स्लीप हार्मोन है जिसको मेलाटोनिन हम बोलते हैं, उसको जनरेट करता है और हमें नींद अच्छे से आने लगती है। सोने से पहले चाय, कॉफी, अल्कोहल या चीनी, इनसे भरा हुआ खाना आप बिल्कुल मत खाएं, और एक साफ सुथरे बेड पे आप जाइए, सोइए। तो अगर आप इस तरह से थोड़ा सा, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर सोने से पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि सोने के लिए हमारे शरीर को 2 चीज की जरूरत पड़ती है। हमारा हार्ट रेट 60 या उसके नीचे आ जाना चाहिए, और हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि जब बहुत अच्छे से पंखा, कूलर या एसी चलता है तो हमें नींद आती है। तो अपने आप को आप उस तरह से तैयार कीजिए, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आप 4 सेकेंड सांस को अंदर खींचिए, 7 सेकेंड सांस को होल्ड कीजिए, और अगले 8 सेकेंड में आप अपने सांस को छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को आप 10 से 15 बार करें। अगर आपको प्रेयर करने की आदत है, मेडिटेशन करने की आदत है, तो वो भी बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि उससे भी हमारा हार्ट रेट और हमारा बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो जाता है। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको अपने लिए अपना जो मॉर्निंग है वो डिसाइड करना चाहिए। जैसे हम लोग शेर कैटेगरी की जब बात करें, और ये एकदम सुबह 5:30 बजे, 4:30 बजे उठने वाले लोग हैं, और उनको फिर बिस्तर पे नहीं रहना है, वो सीधे उठते ही एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो उनको हमने कहा था कि उनको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की जरूरत है, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी कॉर्टिसोल लेवल, उनका हार्ट रेट, उनका शुगर, ये सब बहुत हाई है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कॉफी पीते हैं या तुरंत नहाते हैं, तो ये सारी चीजें और बढ़ जाती है, और उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोशिश करनी है कि हम किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करें, हमारा जो एनर्जी लेवल है, जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो थ्रू आउट द डे रहे। ऐसा नहीं कि हम सुबह में एकदम हाई एनर्जी है और दोपहर आते आते हम एकदम सुस्त हो गए। तो उसके लिए शेर को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो 5 या 4 बजे उठते हैं तो उसको थोड़ा सा और पुश कर दें। ऐसे लोगों को 7 घंटे 50 मिनट यानी कि 8 घंटे नींद की आवश्यकता शेर कैटेगरी के लोगों को पड़ती है। सुबह में इनको उठकर एक्सरसाइज करने के बजाय आधे घंटे के अंदर कुछ खा लेना चाहिए, और वो भी प्रोटीन डाइट। उसके बाद चूंकि ये सुबह बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, तो आप अपने घर में एक बहुत ही खूबसूरत सुखद माहौल सुबह में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर शेर कैटेगरी के नहीं है या आपके बच्चे उस कैटेगरी को नहीं बिलोंग करते, तो उनके लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कीजिए। दोपहर होते होते 12 बजे आप अपना चाय या कॉफी ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आपका एनर्जी नीचे डिप होना शुरू होता है, और आपको अपना एक्सरसाइज
लेट आफ्टरनून 4 या 5 बजे शेड्यूल करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आप दोबारा से अपने आप को फिट या एनर्जेटिक पाएंगे। दूसरा जो भालू कैटेगरी है, ऐसे लोगों के लिए ये कहा जाता है कि इनको 2 बार अलार्म लगता है, उसके बाद ये उठते हैं। तो इनको सुबह अपने पार्टनर के साथ सुबह का टाइम बिताना चाहिए, ताकि इनके अंदर जो ऑक्सीटॉक्सिन, जिसको हम लोग लव हार्मोन बोलते हैं, वो जनरेट हो और वहां से इनका दिन भर एक एनर्जेटिक वे में बीतता है। ऐसे लोगों को भी टी कॉफी का सेवन जो है वो दोपहर 12 बजे के बाद करना चाहिए। ये 10 बजे के बाद अपना 10-11 या 9-10 बजे के तकरीबन ये अपने लिए एक्सरसाइज शेड्यूल कर सकते हैं। इनको भी हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है। और अगर अपने एक्सरसाइज को इवनिंग में करते हैं, क्योंकि ये भी लेट इवनिंग आते आते इनकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, तो वो इनके लिए बेटर है। तीसरा है जो डॉल्फिन है, जिसको की नींद की प्रॉब्लम है, ये कभी भी उठते हैं, इनके लिए ऐसा है कि इनको 6 घंटे 50 मिनट की ही नींद की आवश्यकता है। तो अगर आपका नींद 6-6:30 बजे खुलता है, आप कोशिश करके अपने आप को मजबूती से एकदम कंप्लीटली बेड के बाहर निकालिए और 1-2 एक्सरसाइज अगर आप बेड पे पड़े पड़े कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि इनका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम है, इनके स्लीप में डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से इनका हार्ट रेट, शुगर लेवल, ये सब काफी ऊपर नीचे हो रखा है। तो सबसे पहले इनको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। उसके बाद सीधे जाइए, धूप में खड़े हो जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप ठंडे पानी से नहाइए और आपको जो भी अगर दिमाग वाला काम है उसको आप 10 बजे के बाद आप प्लान कर सकते हैं। और इनके लिए 10-11 बजे टी कॉफी पीना अलाउड है, क्योंकि इनको थोड़े से और कैफीन की या एनर्जी की जरूरत अपने बॉडी में पड़ती है। और वैसे ही वही चीज वुल्फ कैटेगरी के लोगों के लिए भी आता है। इन्हें भी 2 अलार्म सेट करके उठने की जरूरत है। इनको पर उठते के साथ डॉल्फिन की तरह एकदम तुरंत से एक्सरसाइज नहीं करना है, इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट शेड्यूल है। अगर ये बेड पे बने रहना चाहते हैं तो आप सोने से पहले रात में अपने बगल में पानी, एक डायरी, पेन या अपना लैपटॉप रखिए। आप थोड़ी देर और बेड पे बिताइए। आप बेड पे जो भी दिन भर का अपना प्लान कीजिए, उस समय आप कोई भी काम करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बाद आप बाहर आइए। ऐसे लोगों को जो वुल्फ कैटेगरी है और जो डॉल्फिन है, इनको सनलाइट की बहुत जरूरत होती है। सूरज की रोशनी से इनको एक एनर्जी आता है। अगर आप कोशिश करें, आप अगर वॉक कर सकते हैं या आप अगर सन के रोशनी में, सनलाइट में अगर आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको भी 10-11 बजे के करीब आप एक चाय का प्याला ले सकते हैं और इस तरह से आप अपने प्लान, अपने पूरे दिनचर्या को शेड्यूल कीजिए। आपका जो भी इंपॉर्टेंट काम है जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना है या जो भी डिसीजन लेना है, वो आप कोशिश करें कि लेट आफ्टरनून 3-4-5 बजे के बाद उसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्रोनोटाइप के लोग हैं और उनको अपनी दिनचर्या उसी प्रकार से व्यवस्थित करनी चाहिए, ताकि उनका एनर्जी लेवल रात आते आते या शाम आते आते बिल्कुल भी नीचे ना जाए। वो अपने इक्वली अपने आप को एनर्जेटिक रखें और लाइफ को एंजॉय करें। तो सविता जी, अब हम लोग ओपन डिस्कशन के लिए रेडी होंगे क्या? जी बिल्कुल। तो साथियों, अगर आप सबके कुछ सवाल हैं या कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आज एक्चुअली हम लोग सबके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे कि लोग अब 30 दिन, जैसा सुनील जी ने बताया कि हो गया है सेल्फ लव चैलेंज को, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए, तो आप लोगों ने अपने अंदर क्या क्या बदलाव महसूस किया, आप कैसा फील कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, उसके बारे में हमें बताइए। अंजू देवी जी। जय किशोर मैम, जय वारसी जी बोलिए। देवी नहीं है मेरा नाम। मैं ये पूछना चाहती थी, मैं मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, तो 1500 की टीम से हूँ मैं। मैम ये मेरा क्वेश्चन था, मैं ये पूछना चाहती थी, मैंने किशोर करा था, किशोर का मतलब टारगेट पूरा करा था पिकी से, तो मुझे पिंक ग्लेजर ऑर्डर कर दिया गया था, वो आया नहीं मेरा अभी तक। मैम, यहाँ पर हम एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये सही मंच नहीं रहेगा, आप कस्टमर केयर में बात कर लीजिएगा एक बार। ओके चलो, तो ठीक है। पता एस गुप्ता जी। जय आरसीएम, जय किशोर मैम।
जय आरसीएम, जय किशोर। सभी दीदियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कविता दी आपको भी प्रणाम, श्वेता दी आपको भी प्रणाम। कल पूरा सेशन सुनी थी मैम, तो कल हम क्वेश्चन के लिए हैंड राइज की थी, नहीं मौका मिला था। तो मेरा क्वेश्चन है ना मैम, मैं लायन ग्रुप के इसमें बिलोंग करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे। तो 5 बजे से उठ के मैम दोपहर को मैं नींद नहीं ले पाती हूँ। एक टाइम तो मैंने डायरेक्ट रात को नींद ले पाती हूँ 11 बजे के बाद, क्योंकि मेरा ग्रोसरी का दुकान है मैम घरी में। तो सारा दिन मेरा उसी में पार हो जाता है मैम। तो 7 बजे के बाद से इवनिंग में मेरा आंख अपने आप ना बंद होना चालू हो जाता है मैम। तो इसके लिए कुछ कर सकते हो मैम? आपने तो एक्चुअली क्वेश्चन में ही अपने आंसर को आपने दे दिया। आपने कहा कि आप सुबह 5 बजे उठ रही हैं और आप सॉरी अबाउट दैट, आप रात को 11 बजे सो रही हैं। तो आपको पहले तो सोने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि या तो आप 1 घंटा पहले सोइए, और अगर आप वो नहीं कर सकती हैं, आपको जो नैप लेते हैं ना, जो हम लोग दोपहर में सोते हैं, वो बहुत हमें रिफ्रेश करता है। बट 1, 2, 3 घंटे अगर आप सो गए तो आप और थक जाएंगे। अगर आप कहीं से भी अपने शेड्यूल में 20 मिनट का समय निकालें, 20 मिनट का नैप सबसे आइडियल होता है। तो आपको जो रात में बहुत ज्यादा थकान होती है वो आपको नहीं फील होगा। और अगर आप शाम में, जैसा आपने कहा आपका ग्रोसरी शॉप है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप दुकान से उठ नहीं सकते हो, निकल नहीं सकते हो। पर अगर ग्राहक नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अंदर बैठे होने के बजाय बाहर आके वॉक कीजिए। अगर आप वॉक करना शुरू करते हैं शाम को, जैसे हमने कहा कि जो भी लायन कैटेगरी के लोग हैं उनको सुबह में वॉक नहीं करनी चाहिए, उनको सुबह में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो वो आप शाम को थोड़ा सा वॉक कीजिए बाहर निकल के, जब भी आपको मौका मिलता है 3, 4, 5 बजे। और अगर आप 20 मिनट्स का नैप, 20 मिनट अगर आप निकाल के सो सकते हैं, अलार्म लगा के सोइए, आपको बहुत आप वापस से फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। जब दोपहर को नींद लेती हूँ मैम, तो कभी कभी लेती हूँ, लेकिन जब नींद से उठती हूँ तो पूरा माथा एकदम भारी लगता है फिर उसके बाद वही मैंने कहा तो अगर आधा घंटा 30 मिनट ऐसे ही, फिर वो आपका बॉडी है और आपका बॉडी आपको अच्छे से बताता है कि उसको क्या चाहिए। तो आप कंप्लीटली दोपहर का नींद फिर मत लीजिए। अगर आपको उठने के बाद फ्रेश नहीं फील हो रहा है तो आप अपना सोने का जो रात का जो समय है उसको 1 घंटे और पहले पुश कीजिए और कुछ दिन करके देखिए। अगर आप वो कोशिश करते हैं, अगर आप 11 बजाय 10 बजे सोने अगर आप चली जाती हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन किसी भी फायदे को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, और शाम को थोड़ा सा आप वॉक कीजिए अगर आप पॉसिबल हो तो। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय किशोर मैम। जय आरसीएम। सुनीता कुमारी जी। जय आरसीएम मैम, जय किशोर। जय आरसीएम, जय किशोर। मैं भी फर्स्ट सेटिंग आती हूँ, जैसे मतलब मैम बता रही थी कि शेर में आप आ रही है, तो मेरे को भी वही प्रॉब्लम है कि जैसे सुबह में तो सारा काम जल्दी खत्म होने के बाद जैसे 10-11 बज जाता है, सो जाए। जब सोएंगे तभी फिर दूसरा कोई काम कर सकते हैं। इसके लिए मैडम क्या करना चाहेंगे? मैं वही कहूंगी कि अपने एनर्जी को इक्वली आपको बांटना होगा। सारा काम क्यों आपको 10 बजे तक करना है? जैसे मतलब जिस वाइफ है तो बच्चे संभालना, घर का काम, ये सब मतलब सुबह में तो होता ही है। राइट 11-12 बजे जब मैं सो जाऊं तो 11-12 बजते आप 1 कप चाय या कॉफी अपने लिए बढ़िया बनाइए, एक अच्छा गाना लगाइए और उसको बैठ के सुनिए, और एक चाय या कॉफी का एक बड़ा कप आप पीजिए। ये बेस्ट टाइम होता है लायन कैटेगरी के लोगों के लिए, क्योंकि उस समय आपने अपनी सुबह में ही सारी एनर्जी आपने सुबह में लगा दी है। और जैसे ही नींद आती है, जी आप कुछ बोल रहे? चाय मतलब नहीं करता मेरे ऊपर। अच्छा, तो देखिए कुछ ऐसे भी कॉफी भी आते हैं जो जिनमें कैफीन नहीं रहता ज्यादा मात्रा में। अगर आप कम मात्रा में, जैसे आपको गैस एसिडिटी हो जाता होगा तो आपको चाय का वही प्रॉब्लम होता है, राइट? तो उसमें आप कोशिश कर सकते हैं, आप फिर या तो आप आइए बाहर, धूप में आइए, सबसे बढ़िया। अगर जैसे नींद आती है, नींद क्यों आती है? क्योंकि हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है नींद का, वो आना शुरू हो जाता है।
उससे हमें सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस समय अपने ऐसे रूम में मत रहिए जो थोड़ा भी अंधेरा हो या डार्क हो। आप थोड़ा सा बाहर आइए, आप सनलाइट लीजिए। ये भी बहुत आया हुआ है, क्योंकि मुझे भी दोपहर में 2 बजते बजते, मैं भालू कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, मुझे ना एक बार बहुत तेज नींद की झपकी आती है। तो या तो मैं 20 मिनट का नैप लेती हूँ, या मैं अपने ऑफिस से बाहर आके सनलाइट में आके और 100 मीटर वॉक करके वापस अपने ऑफिस में आ जाती हूँ। ये आप 2 चीजें कोशिश कीजिए। सुनीता जी, सुनीता जी, जी जी, हाँ मैम, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी सुनीता जी कि आपका आरसीएम में ग्रीन टी कहवा भी आता है, आप उसको ट्राई करिए। अगर आपको चाय नहीं सूट करती है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कई लोगों को दूध वाली चाय से एसिडिटी होती है, सीवियर एसिडिटी होती है, तो आप उसके लिए या तो ग्रीन टी कहवा ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर में ही लेमन टी बना सकते हैं बहुत आराम से। बाजार से आपको उसको जो डब्बे में आते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए खुद को। सिंपल करना है आपको, चाय पत्ती को सिर्फ छन्नी में डालना है आप, ठीक है, पानी उबालना है, उसमें से छान देना है, उसमें से लेमन आप नींबू ऊपर से निचोड़ लीजिए आप, और उसके साथ साथ आप उसमें शहद डाल के अगर चीनी सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं वो पी सकते हैं। बहुत अच्छा लेमन टी का फ्लेवर, एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग के साथ आप चाय पी सकते हो। फिर गुड सिप का ऑप्शन है आपके पास, तो इन सब चीजों को आप ले सकते हो। दूध वाली चाय छोड़ दीजिए, कॉफी छोड़ दीजिए, हो सकता है उससे आपको नुकसान हो रहा हो, नहीं सूट कर रहा हो बॉडी को, तो आप इन चीजों पे जा सकते हो, ठीक है, फ्रेश फील करोगे, ट्राई करके देखो। राइट। और धूप धूप में भी डालना चाहिए, तो मतलब जैसे धूप में जाते हैं ना तो ये मतलब घमौरी टाइप का होने लगता है, मतलब धूप भी सूट नहीं करता कि ताकि हम धूप में जा सके। धूप मतलब सुबह की गुलाबी धूप होती है, दिन के 12 बजे धूप में मत टहलने जाइएगा। नहीं, थोड़ा सा सनलाइट को, मतलब धूप में एकदम जाकर खड़ा नहीं होना है, पर आपके आंख को, आपके दिमाग को महसूस होना चाहिए कि ये सुबह का समय है। तो आप कंप्लीटली धूप में मत जाइए, लेकिन आप एक, जैसे आप आंगन में आ गए, आप एक शेड में भी बाहर आकर खड़े हो गए जहां से आपको धूप दिख रहा है, महसूस हो रहा हो बॉडी पे, वो आप करके देखिए। एक तो सनलाइट, और दूसरा जैसा सविता जी ने जो भी ग्रीन टी या हर्बल टी का जो आपको ऑप्शंस दिया, जो अपने आरसीएम में भी अवेलेबल है, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। प्लस सुबह में सारा काम निपटाने की कोशिश मत कीजिए, कुछ काम को आप लेट इवनिंग के लिए भी, थोड़े लेट आफ्टरनून के लिए भी टाल सकते हैं अगर संभव हो तो ये 2-3 अपने रूटीन में आप हल्का सा चेंजेस करके देखिए, आपको फायदा होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। विनोद जी। जय आरसीएम, जय किशोर मैम। जय आरसीएम, जय किशोर सर। हाँ मैम, एक 13-14 साल का लड़का है मैम, उनकी स्किन थोड़ी ड्राइली रहती है, ऑयली, तो उसके लिए क्या मैम लगाना पड़ेगा? ग्लो प्रो सिलाइट दीजिए उनको बोलिए कि जब भी चेहरे पे तेल या चिकनाई जैसी फीलिंग आ रही हो, उसको स्प्रे करके अपना चेहरा साफ करें। और मैम उसको पसीना होता है ना, उसका पसीना भी बहुत वो बास मार रहा है। पसीना, उसको बोलिए कि साफ सफाई अच्छे से रखें, मतलब नहान, अगर वो पसीना ज्यादा होता है तो गर्मियों में स्पेशली, जैसे अगर ज्यादा पसीना हो रहा है तो सुबह शाम 2 बार नहाए। और प्रॉपर हाइजीन अगर आप रखते हैं, अच्छे से शरीर को साफ रखते हैं, तो वो भी चीज आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। कपड़े धुले हुए पहने, कपड़ों की सफाई का ध्यान रखें, ये सब चीजें जो होती है, ये फैक्टर आपका इन्वॉल्व करता है इसमें। और टीनेजर्स में एक्चुअली ये पसीना, ये सब का प्रॉब्लम थोड़ा होता है, क्योंकि बहुत हार्मोनल चेंजेस तेजी से हो रहे होते हैं बॉडी में। उनको वाटर इनटेक बढ़ाने की जरूरत है। अगर वो, उनके बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है और अगर उन्होंने बहुत अच्छे से पानी पिया है, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खुद से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि टीनेजर्स का ये नॉर्मल प्रॉब्लम है पसीने का। पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा रखना। हाँ, वो उनको बढ़ाना चाहिए। प्लस हाइजीन, जैसा सविता जी ने कहा कि वो मेंटेन करने की जरूरत है। थैंक यू मैम। जय आरसीएम, जय किशोर। थैंक यू। यहाँ चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन आया था कि पिंपल है स्किन में एंड सूखने के बाद ब्लैक स्पॉट्स आ जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको ये करना होगा कि अगर आपके पिंपल्स बैठ गए हैं, ऊपर ब्लैक स्पॉट आ रहा है, टच करने में आपको फेस पे दर्द नहीं हो रहा है, तो हल्के हाथ से आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। पिंपल प्रोन स्किन जब आपकी होती है, या पिंपल्स उस वक्त जब दर्द कर रहे होते हैं आपका चेहरा, मैंने आपको एक चीज बोलती है, आपको अपनी बॉडी को सुनना है।
तो जब आपके चेहरे पे पिंपल्स है, अगर आप उसको टच करेंगे तो वो खुद पेन करेगा। पेन करना मतलब वो कह रहा है कि अभी मुझे मत डिस्टर्ब करो, मत टच करो। तो वो जब सूख जाए, ब्लैक ब्लैक स्किन ऊपर दिखे, टच करने में पेन ना हो रहा हो, तभी आप स्क्रबिंग करें, वो भी हल्के हाथों से, सावधानी के साथ, ठीक है, ताकि वो जो डेड स्किन है वो आपकी निकल जाए। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन आया था अंजुम नाजरीन बानो जी का, किसी को 6 मंथ से पीरियड होता है तो उनको क्या ट्रीटमेंट बताएं? 6 महीने में पीरियड्स हो रहे हैं। ये तो उनको खुद से कोई ट्रीटमेंट नहीं बताना चाहिए, बहुत ही हार्मोनल डिसबैलेंस बताता है कि उस पर्सन के बॉडी में है, और उनको सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले उनको इलाज की जरूरत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम घरेलू उपचार हमें करना चाहिए, पर ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है तो इस पे तुरंत डॉक्टर से मिले। मैं ये कहती हूँ इस चीज को कि भाई डॉक्टर ने कुछ पढ़ाई करके इतनी डिग्रियां हासिल की हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को ये बोल रहे हैं कि नहीं आप ये ले लीजिए, आप ये यूज कर लीजिए, और आपकी बहुत सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम एकदम हम जड़ से ठीक कर देंगे, ये कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए, फॉल्स मार्केटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि देखिए कोई भी इंसान हमारे पास आता है या प्रोडक्ट हमारे लेता है तो एक उम्मीद के साथ लेता है। अगर वो हम उम्मीद उसकी मैच कर पाते हैं, सही कर पाते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, उसको ये बाद में रियलाइज होता है कि मेरे से तो मतलब मेरे को मुझे बेवकूफ बना दिया गया या मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिला, तो वो नेगेटिव मार्केटिंग की तरफ चला जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जब भी हम अपने प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करें किसी को, तो पहले समझ लें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कितनी गहराई तक वो प्रॉब्लम है, क्या वो ये प्रोडक्ट मेरा पूरा जड़ से ठीक कर सकता है, क्या इसमें डॉक्टर की इंटरवेंशन की जरूरत है। तो डॉक्टर की इंटरवेंशन के साथ साथ अपने हम सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम लोग उसको अभी स्टार्टिंग में ही उसका सेल्फ केयर करके या पर्सनल केयर करके, जो हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं या अपने जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं उनको दे के हम ठीक कर सकते हैं। बट अगर कोई गहरी समस्या है तो डेफिनेटली उसके लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। राइट। तो साथियों मैम एक दो क्वेश्चन और ले लें क्या? लोगों के हाथ इस वक्त। हाँ जरूर जरूर। ओके चल सीमा जी। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम मैम, ये बात कहना है कि मैं ब्लेजर मिल गया मैम, बहुत खुश हूँ मैं जो ब्लेजर मिल गया। इतने 3 बार 2 बार पीकूसी और 1 बार उड़ान करने के बाद ये बहुत मन से बहुत आनंद हो गया। मैं सबको दिखाता हूँ, देखो के मेरा को कोट आ गया, ये तो बहुत आनंद हुआ। और ये तो आपको तो बहुत पुकार मेरे को, आप जो हंस रहे हैं ना, वो हंस कर वो मेरे को बहुत एनर्जी देता है। मैं जहाँ जाती हूँ सब मैं हंस रही हूँ, तो बहुत फायदा होता है। जो आज पर जा रहे हो ना, तो बोलते हैं क्या है आपका रहस्य, आप तो पहले तो मुस्कुराते ही नहीं है, आप इतना मुस्कुरा है। तो मैं बहुत कुछ दूसरों को पलटन देने की कोई बांग्ला में बोल सकती हूँ मैम। हाँ बोलिए। অনেকে জীবন পাল্টে দিয়েছি ম্যাম, যেখানে যাচ্ছি সেখানে মানে আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে তো বলছি, এখন আর কোনো মানে ভেতর থেকে না কোনো বাধা আসছে না, আমি সবসময় তাড়াতাড়ি করে বলতে পারছি এবং সব ব্যাপারে সবাইকে যার যার সমস্যা, এবং আবার যেহেতু হাইজিন পার্টটা নিয়ে এখন সবার সমস্যাটা সমাধান করতে পারছি, এটা আমার কাছে খুব এখন সবাই শুধু একটাই কথা বলছে যে আপনি আমাকে এই জিনিসগুলি দিন, আমি খুব ভালো আছি, আপনি সুস্থ আছি, আমি আপনার সাথে জয়েন করব, কাজ করব। এবং এটা এত সুন্দর প্ল্যাটফর্ম, এই যে 30 দিনের যে প্রোগ্রামগুলি আমি সবাইকে শেয়ার করছি, বিশেষ করে কালকের প্রোগ্রামটা তো সবাইকে শেয়ার করেছি, 25 জনকে শেয়ার করেছি। প্রত্যেকে সারাদিনে যদি সময় না পাও, রাত্রে অন্তত শুনো, দেখবে তুমি অনেক কিছু জীবন থেকে পাবে এই 100 দিনের প্রোগ্রামে। সামনে দিন ভালো আসছে ম্যাম, প্রচুর মহিলাকে আমি এর সাথে যুক্ত করতে পারবো। আর প্রিয়াঙ্কা ম্যামকে, শ্বেতা ম্যামকে, মনীষা ম্যামকে, জেসি চাপড়াজিকে সবকে মানে ভেতর থেকে অন্তর থেকে আমি প্রণাম জানাই যে
উনি আমার জীবনটাকে পুরো পাল্টে দিয়েছে। আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি আপনি তো খুব ভালো করে জানেন যে আমি কি ছিলাম আগে, আর সেখান থেকে আমার নতুন করে জীবন শুরু। এই আরসিএম না থাকলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। আর কিশোর তো আমার জীবনটাকে পুরোই পাল্টে দিয়েছে। নিউট্রিশন মনীষা ম্যাম তো আমার জীবনে একদম মা তো মাই, মায়ের জায়গা আমি মনীষা ম্যামকে দিয়েছি, কারণ আমার মা নেই বাবা নেই, আমি একটা নতুন পরিবার পেয়েছি এই আরসিএম এসে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ, সব সময় থাকবেন আমাদের সাথে। थैंक यू सीमा जी। जहाँ तक मैं समझ पाई, मुझे बताइएगा मैंने सही बोला कि नहीं सुना समझा। आपने बोला कि आप ये 100 डेज प्रोग्राम जब से आप सुनना शुरू किए हैं और बाकी भी जो आप ट्रेनिंग्स लेते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी इम्प्रूव हुआ है। Yes, आप yes. किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत खुल के बात कर सकते हैं बगैर Yes, हिचकिचाए, yes. घबराए। आप जो है कि सोल की वजह से आपकी जिंदगी एकदम ही बेहतर तरीके से पलट गई, तो मैम है ना। और आप जो है काफी टॉपिक्स के ऊपर लोगों को हाइजीन के ऊपर काफी अच्छे से खुल के बता सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में भी, ये आपने सबने बताया। और 100 डेज की मीटिंग आप लगातार अटेंड करते हैं। आपने डीसी सर और प्रियंका मैम, श्वेता मैम, मनीषा मैम, सबको बहुत दिल से धन्यवाद दिया है। थैंक यू आज की कोई भाषा नहीं होती है, वो समझ में आ जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। तो साथियों, इसी के साथ आज हम अपने कार्यक्रम को अंतिम चरण पे ले आए हैं और आप सबसे यहाँ पर हम अलविदा लेना चाहेंगे। बट मैं अलविदा हमेशा किसके साथ लेती हूँ, मैं एक बार आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। अलविदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे।